ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, 2019 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो हम एक जगह बैठे हुए थे, हमारे कई मित्र उसमें मौजूद थे। वहां पर कुछ समाजवादी पार्टी के हमारे पुराने साथी भी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव पर चर्चा चल रही थी और उन समाजवादी पार्टी के हमारे साथियों ने बोला, अब तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, एक तरफा सीट आएगी गठबंधन की। तो मैंने उन लोगों से बोला था कि भाई ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी को लोग वोट क्यों दें। कह रहे नहीं साहब, इससे कोई मतलब नहीं है, दलित जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में है और पिछड़े और मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ में, एक तरफा जीत है। तो मैंने उन लोगों को समझाया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व कार्ड चल रहा है उसके सामने ये सारे जातीय समीकरण ध्वस्त हैं। और ध्वस्त इसलिए है क्योंकि ये जो पार्टी है इस समय विपक्ष में, ये संघर्ष करने को तैयार नहीं है। वातावरण कमरों में ये लोग रणनीति बनाते हैं, जातीय समीकरण जो है वो उसके आंकड़े लगाते हैं और चुनाव में चले जाते हैं। तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव की बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये आप लोग समझ रहे होंगे। साथियों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो विपक्ष की लामबंदी हुई है, पटना में जो मीटिंग हुई है लामबंदी को लेकर, मजबूती को लेकर, एकता को लेकर, और जो लगभग यदि आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दें और छोटे मोटे दलों को छोड़ दें तो लगभग विपक्ष की सारी पार्टी जो है इस मीटिंग में मौजूद थी। चाहे आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, एनसीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, मतलब सारी पार्टियां इसमें मौजूद थी। बात क्या हो रही है? बात हो रही है जातीय समीकरण की, बात हो रही है मीटिंग की, बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि ये जो मीटिंग चल रही है, जैसे पटना में मीटिंग चली है, अगली मीटिंग शिमला में होने जा रही है, तो विपक्ष के ये जो दल हैं इनसे कोई पूछे कि भाई आपको जो है जनता वोट क्यों दे, क्या विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? ये जितने भी दल हैं यदि ये लामबंदी कर रहे हैं, ये मीटिंग कर रहे हैं, तो दूसरा कार्यकाल जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा होने जा रहा है, या ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरे होने जा रहा है। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी दल हैं, इन लोगों ने कितनी रैलियां मोदी सरकार के खिलाफ की हैं, कितने आंदोलन इन लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ किए हैं, कितने आंदोलन किसानों की समस्याओं को लेकर किए हैं, कितने आंदोलन मजदूरों की समस्याओं को लेकर किए हैं, कितने आंदोलन युवाओं की समस्या को लेकर किए हैं। यदि आप इस समय 10 साल में यदि आप जो है एनालिसिस करेंगे तो नाम मात्र के आंदोलन, नाम मात्र की रैलियां देखने को मिलेंगी। और विपक्ष ने तो एक भी रैली इन 10 साल में, 10 साल होने जा रहे हैं, लामबंदी को लेकर, मजबूती को लेकर, एकता को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर एक भी रैली नहीं की है। आप मीटिंग करेंगे, आप चर्चा करेंगे, उसमें भी नाराजगी हो जाती है। जैसे अरविंद केजरीवाल का मामला जो है अध्यादेश का है, जनहित के मुद्दे से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोलना नहीं है, आपको कोई आंदोलन करना नहीं है, आपको जनता की समस्याओं को कोई सरोकार नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष के जो दल हैं वो खुद ही बताएं कि आपको वोट लोग क्यों दें। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी लोग वोट क्यों दें? यदि बेरोजगारी है, यदि महंगाई है या दूसरी समस्याएं हैं तो साहब सत्तारूढ़ पार्टी को भी वोट दे क्यों दें? भारतीय जनता पार्टी ने जो विभिन्न तंत्रों को कब्जा कर एक जो माहौल बनाया है देश में कि साहब प्रधानमंत्री तो इनसे बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए। देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं किसी प्रधानमंत्री ने किया ही नहीं है। ये माहौल बना दिया है। इन 9 सालों में इतना काम देश में हुआ है कि और जितनी भी सरकारें रही कोई काम हुआ ही नहीं है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि विपक्ष की जीत हो कैसे, भारतीय जनता पार्टी को हराया कैसे जाए। ऐसे में आप याद कीजिए जब कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ में जो है वो सत्ता में थी
तो समाजवादियों ने, जनसंघ के नेताओं ने या दूसरे विपक्ष की जो पार्टियां थी उन्होंने कांग्रेस को कैसे हराया था। आप याद कीजिए, समाजवादियों का दौर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दौर, आचार्य नरेंद्र देव का दौर, लोकनायक जयप्रकाश जी का दौर, कर्पूरी ठाकुर का दौर, ये लोग जो क्या करते थे, जब प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार थी तो ये लोग जनता के बीच में जाते थे, ये जनता को कांग्रेस की खामियां बताते थे, ये जनता को सरकार जो है किस तरह के घोटाले कर रही है, सरकार जनता के साथ किस तरह विश्वासघात कर रही है, जनता के बीच में रहकर जनता के बीच में ये लोग बातें करते थे। आप आ जाइए, आप जनता पार्टी की जो सरकार बनी 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसमें क्या हुआ था, लोकनायक जयप्रकाश जी ने नारा दिया संपूर्ण क्रांति का। वो मीटिंग कोई जयप्रकाश जी या दूसरे जो क्रांतिकारी उस समय नेता थे, चाहे वो मधु लिमियर रहे हो, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडीज रहे हो, चौधरी चरण सिंह रहे हो, चंद्रशेखर रहे हो, जो राज नारायण रहे हो, और जितने भी बड़े नेता थे उस समय देश में, ये लोग वातावरण कमरों में मीटिंग नहीं करते थे, ये लोग संघर्ष की बात करते थे, ये लोग रैली की बात करते थे, ये लोग आंदोलन की बात करते थे। और उसी आंदोलन में जो पटना का जो गांधी मैदान है उसमें एक बड़ी रैली हुई, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई। उस समय जो है जो बड़े कवि हुए हैं रामधारी दिनकर जी, उनका एक नारा था, कुर्सी खाली करो जनता आती है। उसमें क्या था, जनता आगे थी, नेता पीछे थे, जनता को आगे कर दिया था उस समय नेताओं ने। तो संघर्ष था उसमें, उसमें आंदोलन था, उसमें रैली थी, उसमें जनता की समस्याएं थी। लोकनायक जयप्रकाश जी ने जनता की समस्या को लेकर एक आंकड़ा तैयार किया था, एक मापदंड तैयार किया था, एक रोड मैप बनाया था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कि साहब प्रधानमंत्री को घेर के विपक्ष की लामबंदी को करके सरकार बना लेनी है। आप जितने भी दल हैं, आप सब इस लामबंदी के सूत्रधार कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है वो, यदि आप राजनीति पे जाएंगे और यदि नीतीश कुमार की बात करेंगे, वो तो बार बार भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठते रहे, और ऐसे समय में गोद में जाकर बैठे जिस समय नीतीश कुमार की जरूरत थी देश को। जब राजद और नीतीश कुमार की जो पहले कार्यकाल था, जो सरकार बनी थी और राजद से विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद हुआ नीतीश कुमार का, तो उस समय नीतीश कुमार का चेहरा इतना बड़ा था देश में, वो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यदि किसी चेहरे की बात की जाती थी वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए था, यदि राजद से कोई विवाद था तो मोर्चा खोल देना था कि साहब चुनाव हो, मैं मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं, क्योंकि मैं असली समाजवादी हूं, और यदि मैंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद का विरोध किया था तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं मिलना है, चुनाव हो, मैं मुख्यमंत्री रहूं ना रहूं, और मोर्चा खोल देते। तो देश का सबसे बड़ा चेहरा उस समय नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने सत्ता बचाने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में चले गए। और क्या नीतीश कुमार ने नारा क्या दिया था भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने से पहले? समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के समय में, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और ये कहा जाता था कि कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं, देखो नारा दिया था गैर कांग्रेसवाद का। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद के नारे की तर्ज पर नीतीश कुमार ने नारा क्या दिया, गैर संघवाद का। और किया क्या, भारतीय जनता पार्टी की गोद में जा बैठे। और भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठने के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए बोला कि कोई नहीं है दौड़ में। जिन प्रधानमंत्री की महिमा मंडन करते हुए आपने नारा लगा दिया है कि कोई नहीं है दौड़ में, उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लामबंदी करने निकले हैं। और लामबंदी भी कैसी, वातावरण कमरों में मीटिंग चल रही है साहब, नीतीश कुमार के आवास में मीटिंग चली है। यही मीटिंग ना होकर यदि गांधी मैदान में रैली होती विपक्ष की, बड़ा संदेश जाता। शिमला में जो मीटिंग होने जा रही है, यदि शिमला में कोई विपक्ष की बड़ी रैली होती तो बड़ा संदेश जाता। जब तक बड़ी रैली देश में विपक्ष की मजबूत नहीं होगी,
जब तक विपक्ष के नेता जनता के बीच में नहीं जाएंगे पुराने समाजवादियों की तरह। इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव भी थे, शरद पवार भी थे, नीतीश कुमार भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। ये पुराने समाजवादी माने जाते हैं। और पुराने समाजवादी कैसे संघर्ष करते थे? तो यदि आज सत्ता है या आज बड़े नेता हो गए हैं तो क्या उस संघर्ष को भूल गए हैं? लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, उन्हें नहीं पता कि जेपी आंदोलन में कैसे संघर्ष हुआ था? जब तक नेता जनता के बीच में नहीं जाएंगे और जनता से बीच में नहीं जाएंगे, जाने से ही काम नहीं चलेगा। जनता से माफ़ी नहीं मांगेंगे कि देखो 10 साल तक हम लोग आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए, क्योंकि जो इस समय अराजकता का माहौल है, जो भारतीय जनता पार्टी देश का नुकसान करने में लगी हुई है, युवाओं को, जो इस समय युवा है उनका भविष्य संकट में है। हमसे गलतियाँ हुई कि हम आप लोगों के बीच में नहीं जा पाए। भारतीय जनता पार्टी की जो खामियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो अराजकता है, मोदी सरकार में जो गलत काम हो रहे हैं, हम लोग आपके बीच में आकर नहीं बता पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अब हम आपके लिए संघर्ष करेंगे, आपके बीच में रहकर संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और इसलिए हराना है कि बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, युवाओं के भविष्य का मामला है और कानून व्यवस्था का मामला है। तो जब तक आप मुद्दों को लेकर जनता के बीच में नहीं जाएंगे, तब तक आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए आज की तारीख में क्या हो रहा है राजनीति में, सारे नेता ट्विटर वीर बड़े हुए, ट्वीट करेंगे, साफ संघर्ष हो गया। ट्विटर से काम नहीं चलेगा, ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना पड़ेगा। देश में ऐसे बदलाव नहीं हुए हैं और जितने भी बदलाव हुए हैं आप इतिहास उठाकर देखिए, संघर्ष हुआ है। चाहे जेपी आंदोलन हुआ हो, चाहे नवाज शरीफ जो बोफोर्स का मामला वीपी सिंह ने उठाया था राजीव गांधी के खिलाफ में, वो आंदोलन हुआ हो, या भारतीय जनता पार्टी ने भी यदि आज सत्ता कब्जाई है तो बयानबाजी से नहीं कब्जाई है। आज भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बात करते घूम रहे हो, लेकिन वो लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा ही थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली थी। वो भारतीय जनता पार्टी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की वो जोड़ी ही थी जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली थी। और आज देख लीजिए विपक्ष के नेता आपको संघर्ष करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए नेता हैं आप कितनी आलोचना करें, लेकिन अमित शाह जो है वो बूथ लेवल तक जो है मेहनत करते हैं कार्यकर्ताओं के साथ में। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कितनी आलोचना करें, लेकिन उनकी मेहनत जमीन पर दिखाई देती है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ का समर्पण भी दिखाई देता है जमीन पर। नरेंद्र मोदी तो यदि आप मेरी राय पूछोगे तो जैसे केजरीवाल नौटंकीबाज नेता हैं, उससे बड़े नौटंकीबाज नेता नरेंद्र मोदी हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यदि इतनी विश्वसनीयता हासिल की है और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, जो ये कहा जाता था उत्तर प्रदेश में कि एक बार बहुजन समाज पार्टी आती थी और दूसरी बार समाजवादी पार्टी आती थी, बहुमत से सरकार बनाती थी, उन दोनों पार्टी के मिलने के बावजूद यदि योगी आदित्यनाथ ने 2019 में 62 सीटें लाकर दिखाई लोकसभा की, तो आप समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की मेहनत समर्पण कितना बड़ा है। ये आप हिंदुत्व की कट्टरता से इतनी सीटें नहीं आ सकती हैं। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप जो आप लोग लगाने में लगे हुए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी को बिना मुद्दों के घेरने में लगे हुए, जब तक जमीनी मुद्दों के साथ संघर्ष नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, रैलियां नहीं होगी, जनता के बीच में जाकर ये नेता जनता को अपनी कमी इनमें भी रही है। देखिए आज यदि भारतीय जनता पार्टी की अराजकता चल रही है, आज भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है वो कर रही है, जिस आंदोलन को चाह रही है उसे कुचल दे रही है, तो इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी खामियां हैं। आज देश में यदि बड़ा किसान आंदोलन खड़ा होता है, बड़ा मजदूर आंदोलन खड़ा होता है, क्यों खड़ा होता है? क्योंकि विपक्ष के नेता मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। यदि देश में बड़ा किसान आंदोलन खड़ा हुआ और किसानों ने अपने दम पर वो नए कृषि कानून वापस कराए, तो विपक्ष में इतनी पार्टियां हैं, विपक्ष की पार्टियां यदि लामबंद होकर सरकार के खिलाफ यदि संघर्ष करेंगी तो सरकार को जहाँ चाहे वहाँ मजबूर कर देंगी, लेकिन संघर्ष नहीं करना है।
और इसी बीच में मैं आपको बताऊं, जो वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर हुए हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था बहुत समय पहले कि वंशवाद के चलते जो नेतृत्व देश में खड़ा हुआ है, ये देश के लिए बड़ा घातक साबित हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी की अराजकता इसलिए बढ़ रही है, आज नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो है वो मनमानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष में जो इस समय नेतृत्व है वो वंशवाद के चलते स्थापित हुआ है। निश्चित रूप से राहुल गांधी की मैं सराहना करना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा निकाली और वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो भी वंशवाद के चलते नेता बने हैं और जनता में एक वंशवाद के खिलाफ एक माहौल है। चाहे समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, चाहे एनसीपी की नेता शरद पवार ने अपनी पुत्री को जो है आगे बढ़ा दिया है, सुप्रिया सुले को, चाहे राजद में तेजस्वी यादव हो, चाहे एम के स्टालिन हो तमिलनाडु में, चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे जम्मू कश्मीर में महबूबा हो या उमर अब्दुल्ला हो या रालोद में जयंत चौधरी हो, ये जितने भी नेता हैं ये चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता हैं ये वंशवाद पर खड़े हुए हैं। इनके बाप दादाओं ने संघर्ष किया था और वो संघर्ष जमीन पर दिखाई देता था। इन लोगों में संघर्ष करने का मादा नहीं है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है वो कर रही है। इन लोगों को यदि सत्ता में बदलाव करना है, इन लोगों को यदि भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो जनता के बीच में जाकर संघर्ष करना होगा। जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न तंत्रों को जो कब्जा कर एक जो ह्यूमर बना रखा है, एक जो झूठा माहौल बना रखा है, एक जो मीडिया के माध्यम से अब जो है वो गलत बातें परोसकर मात्र सरकार के पक्ष में जो चीज़ें परोसी जाती हैं और जनता को एक तरह से भ्रमित कर रखा है, वो भ्रम को दूर करना पड़ेगा। भ्रम मीटिंगों से दूर नहीं होगा, भ्रम दूर होगा जनता के बीच में जाकर। तो यदि बदलाव करना है विपक्ष को तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।